इस सारे अरसे में बहुत से अंदाजे गलत हो जाने के बावजूद भी इसने अपने दिल को ये सोचने से रोक दिया था कि अहमद कमाल से शादी करके इसने हिमाकत की थी। लेकिन आज आगा जान की, आपा बेगम और जद्दी की याद ने बुरी तरह आ घेरा था। ये मैंने क्या किया? अपने लिए काला पानी क्यों चुन लिया? आईने के सामने खड़े होकर तैयार होते हुए इसने सोचा और फिर दानियाल का हाथ पकड़कर बाहर आ गई। मेहमानों में सईदा हसन भी मौजूद थी। इसी तरह कह कहे बखेरती, बातों बातों में सबको धप मारती हुई इसका दिल ख़राब होने लगा। तुम किन चक्करों में पड़ गए? ये घर वगैरह बनाना खासा गैर लतीफ़ सा काम है। सईदा हसन की आवाज़ आई। कम बख्त, इसने गुस्से से दिल में कहा। इसने शऊरी तौर पर अहमद कमाल के करीब जाकर इसका बाजू पकड़ लिया। क्या बात है मरियम? इसने आहिस्तगी से बाजू छुड़ाते हुए कहा। कुछ नहीं, वो बस। इसको कोई जवाब न सोचा। इसने बमुश्किल आदाब मेज़बानी को आखिर तक निभाया। सब मेहमानों को रुखसत करने के बाद वो बुरी तरह थक चुकी थी। बहुत बेजार नज़र आ रही हो। नहीं, बस थक गई हूँ। अपने घर की खुशी में तुम्हें एक तोहफ़ा देना चाहता हूँ। मैं अपना मजमुआ कलाम तुम्हारे नाम कर रहा हूँ। बहुत इनायत है, इसने मुस्कुरा कर कहा। फिर अहमद कमाल ने एक के बाद कई किताबें इसके नाम मानून कर दी। तो मुझे थोड़ा थोड़ा चारा डालकर खुश रखना चाहते हो? चलो यूँ ही सही। इन्हीं दिनों जद्दी की शादी हुई किसी आला सैयद ख़ानदान की शरीफ साहबजादी से। अखबार में बड़े तमतराक से इसकी शादी की तस्वीरें शाया होती रहीं। आगा जान एक दो बार टीवी पर आए। वो इनकी थोड़ी सी झलक देखकर मुतमईन हो जाती। इसका ख्याल गलत साबित हो चुका था कि आगा जान जल्द ही अपनी नाराज़ी ख़त्म करके इसे गले से लगाएंगे। वो अभी तक अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम थे। इसी सख्ती की वजह से वो ख़ुद भी इनसे मिलने की जुर्रत ना कर सकी। अहमद कमाल को इदारे का डायरेक्टर बना दिया गया। अब माश इतना मसला नहीं रहा था। इसने ख़ुद को घर और बच्चों में मसरूफ़ कर लिया। वो बहुत कम कमाल के साथ किसी अदबी तकरीब में जाती थी। इसके दोस्त भी बदल चुके थे। एक रोज़ इसने इसे जाहिद राना के डिनर पर चलने के लिए कहा। इसने बहुत इसरार किया है कि तुम्हें लेकर आऊँ। मेरा दिल नहीं चाह रहा। क्यों? इसलिए कि जाहिद राना तुम्हें अच्छा नहीं लगता? शायद। मगर क्यों? तुम बहुत बदल गई हो मरियम। तुम्हारी सोच भी बदल चुकी है। हैरत है। क्या मुझे वैसे ही रहना चाहिए था? क्या आप वैसे के वैसे ही हैं? आप में कोई तब्दीली नहीं आई? नहीं, मैं तो वैसे ही हूँ। वही अहमद कमाल जिस पर तुमने जहर खाया था और सब कुछ छोड़ छाड़ कर मेरे पास आ गई थी। वो अपना अपर हैंड दिखाना नहीं भूला। वो बहुत पहले की बात है। वो सोच भी और थी। एक 19 साला लड़की का फ़ैसला था वो। अब मैं 3 बच्चों की बाशऊर माँ हूँ। अब इस सोच का तसव्वुर भी नहीं कर सकती। वल्लाह मरियम, हमें तो वही 19 साला सोच वाली मरियम चाहिए। ये मरियम कतई अजनबी है हमारे लिए। इसने इसको संजीदा होते देखकर पुराना हथियार इस्तेमाल किया। इसे पता था वो इसी लम्हे को तरसती है। उठो, तैयार हो जाओ। इसने इसे हाथ पकड़कर उठा दिया। बहुत अच्छा किया बेटा, कहीं जाना चाहिए। तुम तो अपने किसी जानने वाले से भी नहीं मिलती। बेजी ने इसे तैयार होते देख कर कहा। तुम बेफिक्र हो जाओ, बच्चों को मैं संभाल लूँगी। बहुत दिन बाद इस तकरीब में शिरकत करके वो कुछ फ्रेश हो गई थी। सर, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी ही ज़बरदस्त है। ज़बरदस्त तरीके से अट्रैक्ट करने वाली। आपकी मिसेस तो बड़ी खुशकिस्मत हैं। नौजवान लड़कियों का एक ग्रुप अहमद कमाल के गिर्द घेरा डालकर खड़ा था। बरसों पुराना मंजर हो बहू, सिर्फ चेहरे और अंदाज बदल गए थे। इनको तो एहसास ही नहीं कि वो अहमद कमाल की बीवी हैं। हालांकि एक वक्त वो भी था कि हमारी नज़में, मजमून, अफसाने इसरार करके मांगा करती थीं। वो कह रहा था, झूठा फरेबी 420 तारीफ़ का भूखा। गुस्से के मारे इसका दिमाग उलट गया। कमाल, या जा कैसे गई? सईदा हसन पूछ रही थी। बहुत मुश्किल से लाया हूँ। जाहिद का इसरार था, वरना वो कह रहा था। वो गायब दिमागी से सब कुछ सुनते रही। मुझे बड़ा अफसोस है कमाल, तुम्हारा इंतखाब गलत निकला। वो कह रही थी। वक्ती जज्बात थे। सोचा था कि इससे भी निकल जाऊंगा, मगर वो तो पीछे ही पड़ गई और हटना मेरी मर्दानगी के ख़िलाफ़ था। ये भी सोचा था कि इसका बाप कहाँ करेगा इसकी शादी मेरे साथ, मगर ये तो इसे भी शिकस्त दे आई। वो दोनों इसकी मौजूदगी से लाइल्म थे। वो इन दोनों के पीछे खड़ी थी एक पौधे की आड़ में। जीत तो तुम्हारी हुई ना हर लिहाज से। शिकस्त मुझे कभी भी नहीं हुई, बस एक तुम। इससे आगे इसने क्या कहा वो सुन ना सकी। जाहिद राना की बीवी इसके पास आ गई। आपके लिए कोल्ड ड्रिंक मंगवाऊँ? जी नहीं शुक्रिया, बहुत देर हो गई। बस अब चलना चाहिए। वो दिल कड़ा करके कमाल के पास आ गई। अब चलें, बच्चे बेजी को तंग कर रहे होंगे। बच्चे? सईदा तमस्खुराना अंदाज में हंसी। तुमने भी झंझट पाल लिए कमाल, हमें देखो। 12 साल हो गए शादी को। एक बच्चा पैदा करके इसकी दादी के हवाले कर दिया। ना कोई झंझट, ना मुसीबत। इसका दिल चाहा कि कस के इसके मुंह पे चांटा मारे।
मगर इस ख्वाहिश को भी इसने अंदर कहीं दबा लिया। चलें फिर। इसकी आवाज़ में नामालूम शिकस्तगी थी। चलो। वो सिगरेट फेंक कर पाँव से मसलते हुए यूं चलते चलते जाहिद राना के पास ही रुक गया और उससे कोई बात करने लगा। इसने देखा कि एक 17-18 साल लड़की ने अहमद का मसला हुआ सिगरेट का टुकड़ा उठा लिया। हाय रे औरत, तेरी औकात, इसने रूहान सी होकर दिल में सोचा। जब ही तो इसकी गर्दन इतनी तनी हुई है आज तक। इसने सर घुमाकर इसे देखा। फिर इसने सख्ती से फैसला कर लिया कि वो ऐसी किसी भी तकरीब में नहीं जाएगी। कमाल भी मज़ीद लापरवाह इससे हो गया था। वो टीवी पर अदबी शख्सियतों के इंटरव्यू का प्रोग्राम कर रहा था। प्रोग्राम के दिन खूब तैयार होकर जाता, बहुत तैयार होकर जाते हैं। एक दिन वो आया तो इसने पूछ लिया, अब टीवी कलर्ड हो गया है ना, समझा करो। इसने बेड पर बैठते हुए कहा। लेकिन अब तो वक्त बहुत बदल गया है कमाल। मैं इतनी सारी जिम्मेदारियां निभाते निभाते तंग आ चुकी हूँ, थक गई हूँ। ये बच्चे आपके भी तो हैं, इनकी सारी जिम्मेदारी मुझे अकेली पर ही क्यों है? इनको स्कूल भेजना है, वापस लाना है, इनकी ज़रूरतें, इनके कपड़े, किताबें, चीज़ें, मैं अकेली ये सब करके थक गई हूँ कमाल। आप भी अपनी ज़िम्मेदारी पहचानिए, निकल आइए इसे मैच से। इसने पहली बार इससे मुतालबा किया। मैं अपनी ज़िम्मेदारी पहचानता हूँ। मेरा काम पैसा कमाना है और वो मैं कमा रहा हूँ। मेरी मसरूफियत इतनी ज़्यादा है कि मैं बाकी सब कामों की तरफ ध्यान नहीं दे सकता। फिर तुम अच्छी भली ये सब कर तो रही हो, मैं कब तक करती रहूँगी? इनको आपकी भी ज़रूरत है। कल ही रिदा कह रही थी कि बाबा कभी भी हमसे बैठकर बातें नहीं करते, और आप जानते हैं कि वो अभी सिर्फ 3 बरस की है। अगर वो ये सवाल करती है तो दानी और मानी क्या नहीं सोचते होंगे? मुझे ज़िम्मेदारियों के इस भंवर से निकाल लें कमाल, प्लीज़। मरियम, मैं जानता था मेरी ज़िंदगी का पैटर्न यही होगा, इसीलिए तुमसे कहता था कि भूल जाओ। वो जज्बात का एक फेज़ था, मैं भी भूल जाता। मगर तुम? जी, मैं आपके पीछे पड़ गई। मैंने आपकी खातिर अपने बाप को शिकस्त दे दी। जीत तो बाहर सूरत आपकी हुई ना, शिकस्त खाना आपने सीखा ही नहीं था, इसीलिए। वो इस दिन की सुनी बातें दोहराने लगी और वो भौंचक्का रह गया। तुम्हें तो दावा था कि मुझे समझोगी, मेरे अंदर तक रसाई हासिल करोगी, लेकिन तुमने तो मुझे बिल्कुल गलत समझा मरियम। वो बात संभालने लगा। कब मौका दिया इतने सालों में आपने मुझे ख़ुद को जानने का? मैं तो जब से आपके पास हूँ, आपके पास वक्त मफकूद ही देखा है। सारा दिन के बाद घर लौटना, फिर ये कहना कि मुझे लिखने दो, मेरे पास वक्त नहीं। यही कहा ना हमेशा आपने। इतने बरसों में इसने तहम्मुल से बात करना सीख लिया था। यही तो मरियम, इसीलिए तो मैं तुमको मना करता था। तुम जानती हो ये तुम्हारी ही ज़िद थी। हाँ, मेरी ही ज़िद थी। अगर आप सब जानते थे तो क्यों जगाया था आपने मुझे, क्यों छेड़ा था एक बेशऊर ना तजर्बाकार लड़की को? पहली बार इसकी खामोशी टूटी थी, वरना अब तक वो अहमद कमाल के लिए बड़ी पतिव्रता किस्म की बीवी साबित हुई थी। वो भी हैरान था, मगर जवाब इसको भी बहरहाल देना था। ठीक है, अगर तुम इसको धोखेबाजी ही समझती हो तो ऐसे ही सही। शायद तुम भूल रही हो, जब तुम मेरे घर में आई तो मैंने दिल से तुम्हें खुशामदीद कहा, अपने घर, अपने दिल में वुसअत पैदा की, तुम्हारी बुनियादी ज़रूरतों को पूरा किया, तुम्हें घर दिया, बच्चे दिए। मेरे नाम के साथ तुम्हारा नाम आता है। मैंने तुम्हारे साथ कोई ज़्यादती नहीं की, ना ही कोई कोताही की। वो अपनी नज़र में सुरखरू था। इसने हंसकर सर झुका दिया। ठीक कहते हैं आप, आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया, शायद कहीं मुझसे कोताही हो गई। चलो सो जाओ, बेकार की सोच कर मेरे दिल में जगह मत ख़राब करो। बड़ा एहतराम है तुम्हारा मेरे दिल में, वो इसे थपकते हुए बोला। तो वो हमेशा की तरह इसके आगे हार गई। उस रोज़ बच्चों के स्कूल में पेरेंट्स डे था। कमाल तो जा नहीं सकता था, इसीलिए वो ही गई। इसे अपने दोस्तों से दानी और मानी मिलवा रहे थे। बच्चों को बड़ा फ़ख्र था कि वह अहमद कमाल के बेटे हैं। बड़े शौक़ से हर मिलने वाले को बताते। शुरू शुरू में दानी ये भी बताया करता था कि हमारी अम्मी रेडियो पर न्यूज़ पढ़ा करती थी। जब किसी ने इस बात पर कोई तवज्जो नहीं दी तो उनका तारुफ इस हवाले से कराना ही छोड़ दिया। इस दिन भी वो सब दोस्तों से इसी तरह तारुफ करवा रहा था। ये हैं हमारी अम्मी। वो दानी और मानी के साथ पंडाल में आई तो स्टेज की तरफ देखकर इसका दिल हौल गया। वहाँ आगा जान मेहमान ख़ुसूसी की कुर्सी पर बैठे थे। वो स्कूल की प्रिंसिपल से कोई बात कर रहे थे। वो पीछे की कतार में जाकर बैठ गई। अम्मी, आप पीछे क्यों आ गई? दानी इसके करीब आया। बस बेटा, आगे बहुत रश है, तुम लोग आगे ही रहो। इसने इसे आगे भेज दिया। इसका दिमाग घूमने लगा। वो बहुत कम बाहर निकलती थी कि कहीं आगा जान से सामना ना हो जाए। कहीं किसी बाज़ार में, किसी सड़क पर, किसी के घर में। उसका दिल कांपता था इस तसव्वुर से। आज तो इसने सोचा भी नहीं था कि आगा जान यहाँ आएंगे। वो सर झुकाकर बैठी रही। आपकी तबीयत ठीक है? इसके साथ बैठी हुई खातून ने पूछा। जी, बस ज़रा सर में दर्द है। सर उठाए बगैर जवाब दिया।
आगा जान बच्चों में इनाम बांट रहे थे। वो कनखियों से कभी कभार देख लेती। माइक पर उनकी आवाज़ गूंजी। उसके आसाब तन गए। उन्होंने बहुत मुख्तसर बात की, इन्हें कहीं और भी जाना था। तकरीर के कुछ ही देर बाद वो जाने के लिए स्टेज से नीचे उतरे। रुक जाइए आगा जान, मुझे अपना सर अपने कदमों में डाल देने दीजिए। उसके दिल ने दुहाई दी। वो पंडाल से बाहर निकल गए। बच्चे हंगामा मचा रहे थे और टीचर्स उनको खामोश करा करा कर थक चुकी थीं। वो दूसरी साइड से बाहर निकल गई। वो गाड़ी में बैठ रहे थे, वही रोब, वही दबदबा, वही आन बान, लेकिन वो कुछ कमज़ोर से लग रहे थे मेरी वजह से। इसने सोचा। गाड़ी स्टार्ट हो गई। ठहर जाइए आगा जान, मुझे अपने सीने से लगा लीजिए। इसने फिर दुहाई दी, लेकिन उसकी नज़रों के सामने गाड़ी की उड़ाई धूल रह गई थी। कमाल है अम्मी, मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर थक गया। दानी इसके करीब आ गया। इसने गौर से दानी को देखा। इसका 15 साला जवान बेटा, जिसकी शक्ल में आगा जान की शबाहत थी और इसमें भी वैसी ज़िद और हट धर्मी थी। यह हमारे घर में भी एक अली मुश्तबा कज़लबाश आ गया। इसे याद आया कि एक बार अहमद ने दानी को देखकर कहा था, 16 साल हो चुके मुझे आगा जान आपके सीने से लगे हुए, आपसे बातें किए हुए। क्या बाप बेटियों की नादानी की इतनी बड़ी सज़ा भी दे सकते हैं? उसकी आंखें डुबडुबाईं। अम्मी, दानी ने इसे बुलाया। हाँ, वो चौंक गई। उफ़ो अम्मी, आप भी न जाने कहाँ गुम हो जाती हैं। चलें घर। हाँ चलो। मानी कहाँ है? घर आकर वो खामोशी से अपने कमरे में लेट गई। क्या बात है बेटी? बेजी ने एक बार इससे आकर पूछा। मेरे सर में दर्द है बेजी। इसने करवट बदल ली। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। आगा जान को इतना कमज़ोर और खामोश देखकर इसे कमाल की बात याद आ रही थी। इसने आंखों पर दुपट्टा बांध लिया। बाहर बच्चे शोर मचा रहे थे। गालबंद कमाल घर आ चुका था। मरियम कहाँ है? इसे इसकी आवाज़ आई। फिर इसका दिमाग सो सा गया। अम्मी, बाबा कह रहे हैं कि अली मुश्तबा कज़लबाश हमारे नाना हैं। वही अम्मी जो आज आए थे स्कूल में। मानी ने आकर इसे जगाया। इसने आंखें खोल दी। मानी के पीछे कमाल खड़ा था। ये थे हमारे नाना अम्मी जो आपसे नाराज़ हैं? दानी ने पीछे से आकर पूछा। हाँ, इसने मुख्तसर जवाब दिया। और तुम लोगों ने अपनी यूनिफॉर्म क्यों नहीं बदले अब तक? चलो चलकर कपड़े बदलो। इसने इन्हें मज़ीद कुछ पूछने से रोक दिया। वो इसका सख्त लहजा देखकर भाग गए। आपने क्यों बताया इन्हें? वो इनके बाहर निकलते ही फट पड़ी। अरे भाई, हमने क्या बताया? वो कह रहे थे कि स्कूल में जो मेहमान खुसूसी थे वो बड़े ही शानदार थे, बड़े मुतासिर हो रहे थे, ख़ास तौर पर दानी। हमने कह दिया कि तुम्हारे नाना हैं। इसका अंदाज़ वही था। और तुम क्यों लेट गई? क्या हुआ भाई जो आज इनको देख लिया? अच्छा है, इतने अरसे के बाद इन्हें देख ही लिया। वैसे भी सुना है आजकल ज़्यादातर इस्लामाबाद में रहते हैं, इसीलिए इन्हें यहाँ देख लेना गनीमत है। मैं आज इस्लामाबाद जा रहा हूँ अदबी कॉन्फ्रेंस के लिए। 1 हफ़्ता तो लग ही जाएगा। इसने हमेशा की तरह बैग में कपड़े डालते हुए इत्तला दी। बेजी को डॉक्टर के पास ले जाना था। वो हाल की दुनिया में वापस आ गई। तुम चली जाना उनके साथ। कल मैंने यहाँ फ़ाइल रखी थी, इसमें मज़मून था मेरा। इस दफ़ा तो मुझे अवार्ड मिल ही जाएगा इंशाल्लाह। ये जो सीरियल पीछे चला है मेरा, इस पर और बाबर आज बता रहा था कि मज़मून बहरे ज़ुल्मात में नाव अप्रूवल होकर ऊपर पहुँच चुका है। भाड़ में जाए तुम्हारी कमर्शलाइजेशन। तुमने अपना टैलेंट तबाह कर डाला। भाई मैं तो चलता हूँ। एयरपोर्ट पर सईदा मेरा इंतज़ार कर रही होगी। हम एक ही फ़्लाइट से जा रहे हैं। वो उठा। और हाँ, तुम उठ जाओ अब। किबला वालिद साहब का सामना हो जाने का गम कब तक मनाती रहोगी? बच्चे परेशान हो जाएंगे तुम्हारे रवैये से। तुम इस काबिल ही नहीं थे अहमद कमाल कि मुझ जैसी लड़की से शादी कर सकते। ये तो मेरी अपनी बेवकूफ़ी। वो इसकी बात सुने बगैर सोचती रही। और एक वो सईदा, भेड़िए के दांतों वाली जलील औरत। वो अपनी सतह से नीचे आकर सोचने लगी थी। सारी रात इसको इस ख्याल से नींद ही नहीं आई कि अहमद कमाल वहाँ कहीं सईदा के साथ ठहरा हुआ है। सुबह का नाश्ता बनाने के लिए उठी। दरवाजे पर ताज़ा अखबार पड़ा हुआ था और सामने रूह फरसा खबर। मुमताज़ सियासतदान और समाजी कारकुन अली मुश्तबा कज़लबाश को दिल का दौरा। नाजुक हालत में अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। इसके हलक से चीख निकल गई। इसकी चीख सुनकर बेजी नंगे पांव बाहर निकल आई। क्या हुआ मरियम, खैर तो है? मेरे आगा जान बेजी, मेरे आगा जान। वो फर्श पर बैठ गई। उन्होंने अखबार इसके हाथ से ले लिया। हौसला करो, इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे वो भी बहुत घबराई हुई थी मगर इसको तसल्ली दे रही थी। क्या हुआ अम्मी? दानी भी बाहर आ गया और बेजी के हाथ से अखबार ले लिया। ओ अम्मी, ये तो आपके बाबा। इसकी नज़र भी इसी खबर पर पड़ी। बेजी ने खुद ही बच्चों को नाश्ता करा के तैयार करा कर भेज दिया। बेजी, मैं हॉस्पिटल जाऊंगी उनको देखने, इनसे माफ़ी मांग लूँगी, उनके कदमों में गिर जाऊंगी। वो फारिग होकर इसके पास आई तो इसने कहा, हाँ बेटी ज़रूर जाओ, वो तुम्हें माफ़ कर देंगे। उन्होंने इसके सर पे हाथ फेरा।
اس نے اٹھ کر بال بنائے اور جانے کے لیے باہر آ گئی۔ انفارمیشن سے اس کا کمرہ نمبر وغیرہ پوچھ کر مختلف کوریڈور سے گزرتے ہوئے ان کے کمرے کے باہر آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہاں بہت سے لوگ جمع تھے، انہی میں جدی بھی تھا۔ وہ اسے دیکھ کر چونک گیا۔ کیوں آئی ہو مومو؟ وہ اس کی طرف آ کر آہستہ آواز میں بولا۔ مومو؟ اس نے سر اٹھایا۔ کتنے سالوں کے بعد کسی نے اسے اس نام سے بلایا تھا۔ آغا جی کیسے ہیں؟ کیسے ہیں وہ جدی؟ تم کیوں آئی ہو مومو؟ اب ان کی موت کا تماشا دیکھنے آئی ہو؟ اس کا لہجہ سخت تھا۔ نہیں جدی، خدا نہ کرے، مجھے بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ ابھی ٹھیک نہیں ہیں، ہوش میں نہیں ہیں، تم واپس چلی جاؤ۔ مومو، آپا بیگم اچانک اس کے سامنے آ گئی اور اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ آپا بیگم سے ایک بار زیبا کی شادی پر ہی ملی تھی۔ جدی وہاں کھڑے دوسرے لوگوں کی طرف چلا گیا۔ آپا بیگم اسے لے کر باہر آ گئی۔ اتنے سالوں بعد میری بچی تم آئی بھی تو کن حالات میں؟ میں واپس چلی جاؤں گی۔ یقین کریں آپا بیگم، لیکن مجھے اتنا تو بتا دیں کہ آغا جی کیسے ہیں؟ دعا کرو مومو، اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ آپا بیگم ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ لیکن یہ کیسے ہوا؟ کیا وہ بیمار تھے؟ کافی دیر سے بیمار تھا، مگر پرواہ نہیں کرتا تھا۔ اب کچھ دنوں سے طبیعت زیادہ خراب تھی، پھر بھی نکل جایا کرتا تھا گھر سے۔ کل بھی 2 جگہ پروگرام تھے، بہت روکا مگر چلا گیا۔ واپس آئے تو طبیعت ایک دم بگڑ گئی۔ ہاسپٹل لائے تو پتہ چلا کہ ہارٹ اٹیک ہے۔ میں چلتی ہوں۔ جدی کو باہر آتا دیکھ کر گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ مگر کیوں مومو؟ کیا تم اس کو نہیں دیکھو گی؟ آپا بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئی تو میں اسی لیے تھی، لیکن جدی کہتا ہے کہ میں واپس چلی جاؤں۔ دماغ خراب ہو گیا تمہارا جدی؟ وہ اپنے باپ کو دیکھنے آئی ہے، تم کون ہوتے ہو اسے روکنے والے؟ تم یہیں رہو۔ وہ تمہارے غم میں ہی تو بیمار پڑ گیا، اپنی ضد کے ہاتھوں اندر ہی اندر گھلتا رہا۔ آپا بیگم رونے لگیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ دوپہر تک وہ دونوں یوں ہی بیٹھی رہیں۔ آپا بیگم اپنی سناتی رہیں اور اس کی سنتی رہیں۔ اس نے ان کو پچھلے سارے سالوں کی ایک ایک تفصیل سنائی، لیکن کہیں بھی یہ ذکر نہیں کیا کہ احمد کمال سے شادی اس کی حماقت تھی۔ وہ اپنی خوشیوں کی، بچوں کی داستانیں سناتی رہی۔ وہ کیوں نہیں آیا تمہارا میاں؟ وہ اسلام آباد گئے ہیں، اس نے نظریں چرا کر کہا۔ دوپہر کو جدی آیا تو اس نے بتایا کہ آغا جی کو ہوش آ رہا ہے اور وہ بہتر ہے۔ وہ جا کر تھوڑی دیر کے لیے انہیں دیکھ آئی۔ اس وقت وہ سو رہے تھے۔ شام کو اس نے واپس آنے کا ارادہ کیا۔ تم رک جاتی مریم، آپا بیگم نے کہا۔ میری بیٹی بہت تنگ کر رہی ہوگی۔ بیجی کو بیگم، میں کل پھر آؤں گی۔ اور واپس آ گئی۔ آپ نے اتنی دیر کر دی امی، ریدا نے ہم سب کو پاگل کر دیا تھا۔ دانی اسے دیکھتے ہی چیخنے لگا۔ کیا حال ہے بیٹا ان کا؟ پہلے سے بہتر، مگر اتنا ٹھیک بھی نہیں۔ اس کا دل سخت پریشان رہا۔ وہ رات بھر اسی طرح پریشانی میں گزاری۔ دوسرے دن وہ پھر ہاسپٹل جانے کے لیے تیار ہوئی۔ امی، وہ تو آپ سے ناراض ہیں، آپ سے ملیں گے بھلا؟ دانی نے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں ملیں گی بیٹا، تم دھیان سے ناشتہ کرو، بیجی نے اس کے بجائے جواب دیا۔ آپا بیگم آغا جان کے کمرے کے باہر ہی بیٹھی تھی۔ وہ رات کو باتیں کرتا رہا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مریم کو بلاؤ۔ میں نے بتایا کہ وہ سارا دن یہیں تھی اور صبح پھر آئے گی۔ اب پھر صبح سے تمہارا پوچھ رہا ہے۔ جدی کو فون کرنے کے لیے بھی کہا تھا۔ آپا بیگم کہتی رہیں اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شرم کے مارے ڈوب مرے۔ ہائے، میں نے اپنے اتنے عظیم باپ کا دل توڑا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آغا جان کی وفات کے 5 دن بعد وہ اپنے گھر آ گئی۔ ان دنوں میں احمد کمال صرف ایک بار آیا۔ آپا بیگم نے اسے کئی بار روکا، لیکن دانی اور مانی کے ٹیسٹ ہونے والے تھے، اسی لیے اسے آنا پڑا۔ جس روز وہ آئی، شام کو احمد کمال گھبرایا ہوا آیا۔ سعیدہ کے میاں کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ اوہ، وہ کھڑی ہو گئی۔ چلیں؟ اسے واقعی افسوس ہو رہا تھا۔ کمال کے ساتھ اسی وقت باہر نکل آئی۔ کیا ہوا اسے؟ اس نے گاڑی میں بیٹھ کر پوچھا۔ غالباً برین ہیمبرج، کچھ علم نہیں ہے ٹھیک طرح سے۔ سعیدہ کے گھر پر بہت سے لوگ جمع تھے، زیادہ تر وہی تھے جو سعیدہ کے قریبی حلقوں سے تعلق تھا۔ اس نے مار دیا میرے بیٹے کو۔ ساری عمر سکھ کا سانس نہ لینے دیا اسے۔ اس کے میاں حسن کی ماں چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ سعیدہ خود اس کو تسلی دے رہی تھی۔ اس کے جانے کے بعد لوگ رخصت ہونے لگے۔ وہ اٹھ کر ساری چیزیں ٹھکانے پر رکھنے لگی۔ بڑا حوصلہ ہے سعیدہ کا، کوئی کہہ رہا تھا۔ یہ جو حوصلہ ہے یا بے حسی؟ مسلسل اس کے رد عمل پر حیران ہو رہی تھی۔ بڑا اچھا کپل تھا، اپنی اپنی دنیا میں مست، نہ کبھی ایک دوسرے کے معمول میں دخل دیا، مزے کی زندگی گزار دی۔ کسی اور نے کہا، خاک اچھا کپل تھا، خاک مزے میں زندگی گزاری، اسی لیے تو نشے میں دھت الٹیاں کرتا ہوا مرا۔ زاہد رانا کی بیوی کہہ رہی تھی۔ کیا؟ وہ سیدھی ہوئی۔ اور کیا، پچھلے کئی دن سے وہ اوور ڈرنک کر رہا تھا۔ خیر، شراب کا شغل تو وہ بہت پہلے سے کرتا تھا، اب تو سنائے انتہا ہو گئی تھی۔ سعیدہ نے اسے ان آخری دنوں میں نہ جانے کتنا ٹارچر کیا۔ آج صبح سے نشے میں دھت پڑا تھا، اسی حالت میں مر گیا۔
इसका बेटा भी नहीं आया, कहता है माँ की शक्ल से नफ़रत है मुझे, कब्रिस्तान पहुँच जाऊँगा। इसे सारे इंकशाफात सुनकर सख्ता होने लगा। इस कदर गलीज़ ज़िंदगी। डाइन हर्राफा मजाले जो इन 20 सालों में एक दिन भी इसे आराम का गुजारने दिया हो। हसन की माँ मुसलसल सिसक रही थी। वो जल्दी से बाहर निकल आई और वैन पर घर आ गई। रात तक इसे जाहिद राना की बीवी की बातें हौलाती रहीं। कमाल 12 बजे तक नहीं आया। इसका इंतज़ार करते करते वो तो सो गई। 2 बजे के करीब इसकी आंख खुली। बाहर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई थी। इतनी देर बेटा? बेजी कह रही थी। बस बेजी, हो गई देर, आप सो जाएं। वो कमरे में आ गया। बहुत देर लगा दी। कपड़े बदल कर आया तो इसने पूछा। बस वो अकेली थी, किसी को तो इसके पास होना ही चाहिए था। किसके पास? इसने सर उठाया। वही आपकी ज़ौजा सानी। इसकी चीखें अंदर ही घुट गई थी। अच्छा, इसने गहरा सांस लिया। मरियम बात सुनो, तुम्हें याद है बरसों पहले, शादी से पहले मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बारे में इस ढाका की लड़की वाली महज अफवाह है, याद है ना? और ये भी बताया था कि कमिटमेंट का फ़ेज़ एक और था जो बाद में आया। तुम्हें याद होगा ज़रूर, तुमने ये कहा था कि मुझे तुम इस कमिटमेंट के बावजूद। तो मरियम बात ये कि मेरी वो कमिटमेंट सईदा के साथ ही तो थी। इसकी टांगों से जान निकलने लगी। जब सईदा मुझे मिली वो शादीशुदा थी पहले से, मगर 2-4 मुलाकातों के बाद हमें एहसास हुआ कि हम अलहदा अलहदा क्यों हैं, हमें तो इकट्ठा होना चाहिए। मगर वक्त और हालात हमारे बस में नहीं थे। मगर ये हमारा एक दूसरे से अहद था कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले पर वक्त और हालात हमारे बस में हुए तो हम ज़रूर इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मैं लाहौर आ गया और वो कराची में रह गई। यहाँ लाहौर में मेरी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ। बहुत से लोग आए और चले गए। फिर तुम आई। पहली नज़र में अच्छी लगी। मैं दूसरी नज़र नहीं डालना चाहता था। दूसरी नज़र बड़ी जालिम होती है, ये मैं जानता था, लेकिन लाशऊरी तौर पर तुमसे ऐसी बातें कर जाता जिन पर बाद में पछताता रहता। जब मुझे पीछे हटने का इरादा मैं कर ही रहा था तो मालूम हुआ कि तुम बेबस हो चुकी हो। कसूर इसमें मेरा भी था, इसलिए मैंने तुम्हारी ख्वाहिश पूरी की। तुम्हारे साथ बहुत अच्छे दिन गुजरे, मैं मानता हूँ, मगर अब सईदा से अहद पूरा करने का वक्त आ गया था, सो मैंने पूरा किया। अगर आपने अहद ही कर रखा था तो क्यों मुझे बहकाया, अपनी तरफ बढ़ने पर मजबूर किया, मुझे अपने घर वालों से बागी बनवा दिया। आप चाहते तो मेरी बेबसी को देखकर भी हाथ झटक जाते। आपको इस वक्त मेरी ज़रूरत थी, इसीलिए आपने बकौल आपके मेरी ख्वाहिश पूरी की। इसीलिए वो चीखने लगी। और फिर मैंने कमाल क्या नहीं किया आपके लिए। अपना घर, अपना बाप छोड़ दिया मेरी हिमाकत से ही। आपके घर आने के बाद मैंने भुला दिया कि मैं क्या थी और क्या हो गई हूँ। दुख सुख में, मुसीबत में, राहत में, हर मौका पर आपका साथ दिया। और आप सारी उम्र एहसास तफाखुर के साथ देवता बने बैठे रहे कि मैंने आपकी खातिर कितनी कुर्बानियाँ दी। क्या कदर किया आपने मेरी? बोले, मुझे क्या दिया? इसकी आवाज़ ऊंची होती जा रही थी। आहिस्ता बोलो मरियम, मैंने क्या नहीं दिया तुम्हें? तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ दिया, तुम्हारी खातिर ये घर बनाया। मुझे एहसास था कि तुम्हारे लिए 2 कमरों के घर में रहना मुश्किल है, इसीलिए घर बनाया। तुम्हें बच्चे दिए, सबसे बढ़कर अपना नाम दिया। अखबारों में, रिसालों में तुम्हारे इंटरव्यूज़ छपते हैं। मिसेज़ अहमद कमाल का इंटरव्यू। यही चाहती थी ना तुम कि मेरे हवाले से जानी जाओ? हाँ, बहुत कुछ दिया आपने मुझे। अखबारों में इंटरव्यू छपते हैं मिसेस कमाल अहमद के। आपके मियाँ क्या खाना पसंद करते हैं, कौन सा लिबास, कौन सा फूल, या कितनी मुर्तबा बुलंद मर्तबा बन जाती हूँ मैं। मेरी ज़ात, मैं मिसेस कमाल हूँ, इस अहमद कमाल की बीवी, जिसके फ़न की मैं कदरदान थी। हाँ थी, मगर मैं ज़िंदा शायर की, इस ज़िंदा राइटर की कदरदान थी, जिसने लोगों में नई रूह फूंक दी थी। इस अहमद कमाल की नहीं, जो अपनी बका के लिए धड़ाधड़ शर्मनाक समझौते कर रहा है। अहमद कमाल, आपने तो इस बुनियादी वजह की रूह ही ख़त्म कर दी जिसकी खातिर मैंने सब कुछ छोड़ा था। मैंने फिर भी खामोश रहना बेहतर समझा। लेकिन कमाल, ये मेरा जुर्म नहीं। क्या आपने सईदा से कोई अहद किया था? इसकी सज़ा मैं क्यों भुगतूं? क्यों किया अब ज़िंदगी के इस मोड़ पर आपने ये फ़ैसला? मरीम, याद करो, एक दफ़ा तुम भी दिल के हाथों मजबूर हुई थी और तुमने हर चीज़ को नज़रअंदाज कर दिया था। आज मेरा भी वही आलम है। तुमने अपनी ख्वाहिश पूरी की, मुझे अपनी मर्ज़ी पूरी करने दो। यकीन करो, तुम्हारे मर्तबे में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इस घर में तुम्हारा वही मकाम होगा जो पहले था, क्योंकि इन बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। वो सिर्फ इस घर में आएगी। इसकी अपनी ढेरों मसरूफियात हैं, सारा दिन तो इसको फुर्सत नहीं मिलती, रात ही गुजारनी है ना। नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं इसको इस घर में नहीं आने दूंगी कमाल, ये मेरा घर है।
मेरी सारी उम्र की कमाई, इसकी एक एक ईंट से मेरी खुशियाँ, मेरा सुख वाबस्ता है। मैं इस खून आशाम औरत को यहाँ नहीं आने दूंगी। वो यहीं आएगी मरियम, अपने दिल में वुसअत पैदा करो। यहाँ वो रहेगी या मैं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि वो यहाँ रहे मेरे साथ। मरियम, मैं झगड़ा नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम आराम से यहाँ रहो, जैसे हमेशा से रहती चली आ रही हो। घर को, बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत है। मैं खुले दिल से कह रहा हूँ कि तुम यहाँ रहो, बाकी तुम्हारी मर्ज़ी। तुम अपनी खुशी से मेरे घर में आई थी, अपनी खुशी से जा भी सकती हो। आप मुझसे कहते थे कि मैंने जो दावा किया आपके अंदर तक उतर जाने का, वो पूरा नहीं हुआ। मैं हल्फन कह सकती हूँ कि मुझे इल्म है कि आपके अंदर क्या है। आपके अंदर एक खुद पसंद, खुद साख्ता देवता बैठा है, जो चाहता है कि एक पुजारी हर वक्त उसको पूजता रहे। नहीं, बस बहुत हो चुका। अब मैं मज़ीद अपनी हिमाकत की सज़ा नहीं काट सकती। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। वो झल्ला कर बाहर चला गया। ये मेरा घर। इसने कमरे के चारों तरफ नज़र दौड़ाई और वो जलील औरत कह के बखेरती, मर्दों को धप मारती, लोफल, थर्ड क्लास। कमाल, क्या है तुम्हारी चॉइस? कहाँ वो और कहाँ मैं? इसकी ज़िद, तुम क्या थे कमाल और मैंने क्या समझा? इसने आंखें बंद कर ली। मेरे बेडरूम में वो रहेगी, गलीज़ औरत। ये मेरा बेडरूम, मेरे अरमानों से सजा हुआ। इसका जहन फिर मफलूज होने लगा। अम्मी, आप बाबा की बात मान लें। दानी की आवाज़ है। इसने आंखें खोल ली। आई एम सॉरी अम्मी, मैंने आपकी बातें सुन ली। आप बाबा की बात मान लें, वो ठीक कहते हैं। क्या ठीक कहते हैं वो? इसने इसे देखा। वो ठीक कहते हैं, हमें आपकी ज़रूरत है, आपको यहीं रहना चाहिए। इसका दिमाग घूम गया। और तुम इनको क्यों नहीं समझाते? इनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। वो सईदा आंटी को यहाँ लाने का फ़ैसला कर चुके हैं। ज़रूर लाएंगे। अम्मी, आप ही मान जाएं। उसने आंखें फाड़ कर इसे देखा। ये कल का बच्चा, इसका बेटा, जो पिछले ही माह 16 बरस का हुआ था, इसे किस सुकून से समझा रहा था। तुम्हें अच्छा लगेगा कि वो यहाँ आए? नहीं, कभी भी नहीं। लेकिन बाबा उनको लाएंगे ज़रूर। आप इन्हें जानती हैं, वो जो कहते हैं ज़रूर करते हैं। अम्मी, आप हमेशा इनकी बात मान लेती हैं, आज भी मान जाएं। आप घर छोड़कर ना जाएं। तुम भी चलो मेरे साथ। मेरे आगा जान के घर में बहुत जगह है, हम सब के लिए। इसे अपना गम भूल कर जवान औलाद के साथ मामलात सेटल करने पड़ रहे थे। आपके आगा जान? वो चौंका। वो जो सारी उम्र आपसे नाराज़ रहे, हमसे कभी मिलने भी नहीं आए, हम उनके घर जाएंगे? नहीं अम्मी, हम अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। और फिर हम बाबा जान को कैसे छोड़ दें? सब लोग हमें जानते हैं, सबको पता है मैं उनका बेटा हूँ। मैं इनको छोड़कर चला गया तो लोग क्या कहेंगे? वो हैरत से इसे देखती रही। ये खून ही बेवफा है। इसे बेजी की बात याद आई। हाँ बेटा, मैं भूल गई थी। इसने गहरा सांस लिया कि तुम इनके बेटे हो, दानियाल कमाल। तुम इनकी वजह से पहचाने जाते हो। माशरे में रहने और चलने फिरने के लिए तुम्हें उनकी ज़रूरत है। औलाद बाप से ही जानी जाती है, माँ को कौन पूछता है? ये एक और बड़ा सदमा था जिसने इसके रहे सहे हवास भी छीन लिए। नहीं अम्मी, मैं ये तो नहीं कह रहा। इसीलिए तो आपसे कह रहा हूँ कि आप कहीं ना जाएं, यहीं रहें। आप क्यों जाना चाहती हैं अम्मी? हमें आपकी बहुत ज़रूरत है। तुम नहीं समझोगे बेटा, तुम्हारी माँ की किस बुरी तरह तज़हीक की गई है। वो खामोशी से सोचने लगी। वो इसे खामोश देखकर बाहर चला गया। बाहर इसके बोलने की आवाज़ आ रही थी। एक सोच ने इसे झटके से उठा दिया। इसने कुछ कपड़े अपने बैग में रखे और बाहर निकल आई। मरियम, इसे एक दफ़ा मज़ीद सोच लेने का मौका दो। मैं वजीफ़ा करूँगी बेटा। वो चुड़ैल इसका पीछा छोड़ जाएगी। बेजी ने इसको बाहर निकलते देख कर कहा। नहीं बेजी, आपका बेटा अटल फैसले करता है और नज़रसानी करने का आदी भी नहीं। मुझ में मज़ीद हिम्मत नहीं है। वो था ही बेकदरा, जान ही नहीं सका, कदर ही ना कर सका। बेजी की आंखों में आंसू आ गए। सारी उम्र मैंने बर्दाश्त किया खामोशी से, लेकिन अब तो इसने मेरी सारी कुर्बानी, सारी मेहनत पर पानी फेर दिया। मुझे एक पल में बेवक़्त कर दिया। लोग कहते थे कि मैं हिमाकत कर रही हूँ। मैंने हमेशा अपने आप को समझाया, नहीं, ये हिमाकत नहीं। इसके मुंह से निकली हर बात पूरी करना मेरा फ़र्ज़ है। मगर इसने क्या किया? एक ही दफ़ा में मुझे बता दिया कि मैंने कितनी बड़ी हिमाकत की थी। नहीं बेजी, अब ये मेरे बस से बाहर है। मगर तुम्हारे बच्चे? बच्चे भी उसी के हैं। इसने दानी को देखा। मैंने तो कुछ भी नहीं पाया इतने सालों में। मैं इस शहर में हूँ बेजी। जब भी आपको ये महसूस हो कि बच्चे बाप के बगैर रह सकते हैं, मेरे बगैर नहीं, तो इन्हें मेरे पास भेज दीजिएगा, वरना वो सईद, शायद कमाल अहमद साहब की खातिर बच्चे भी संभाल ले। और सईदा बच्चे संभाल भी लेगी। पुरानी कमिटमेंट जो थी। इसने रिदा को उठाकर प्यार किया और बाहर निकल आई। आपा बेगम इसे देखकर हैरान हो गई। बच्चों के इम्तहान ख़त्म हो गए थे। मैंने सोचा कुछ दिन आराम से आपके पास रह लूँ। उसने नज़रें चुरा कर कहा। लेकिन बेटा, रिदा को तो ले आती। वो बेजी के बगैर नहीं रहती, बहुत परेशान करती। अगर ले आती तो। बैग उठाकर अपने कमरे में आ गई।
اس کا کمرہ جوں کا توں تھا، لگتا تھا وہ 17 سال نہیں 17 گھنٹے باہر گزار کر آئی ہو۔ میں نے یہاں سے جاتے ہوئے بھی نہیں سوچا اور وہاں سے آتے ہوئے بھی نہیں۔ اس نے اپنے اسٹڈی ٹیبل پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، اللہ باجی، مجھے تو آپا بیگم نے ابھی بتایا کہ آپ آئی ہیں، اتنی خاموشی سے، اور بچے کہاں ہیں؟ جدی کی بیوی رخشندہ اندر آ گئی۔ کیسی ہو رخشندہ؟ وہ اس کی طرح مڑی، تم سے ملنے کو دل چاہا اسی لیے آ گئی۔ ہائے کیا کروں، میرا خود آپ سے ملنے کو دل چاہتا تھا، لیکن یہ بچوں اور گھر کے کام نکلنے ہی نہیں دیتے۔ آپ باہر آئیں نا، میں آپ کے لیے چائے بناتی ہوں۔ وہ کمرے سے نکل گئی۔ کتنی خوش قسمت ہے، نہ کوئی فکر نہ فاقہ، ایک سیدھی سادی گھریلو زندگی گزاری جا رہی ہے۔ اس نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر سوچا، اور اس کی نظر میں خوش قسمت ہوں۔ اسے یاد آیا کہ ایک دفعہ وہ اس کے گھر آئی تو احمد کو دیکھ کر اس نے کہا تھا، اللہ اپا، آپ کتنی خوش قسمت ہیں جو احمد کمال آپ کے میاں ہیں۔ میں جب کالج میں تھی تو ان کی شاعری شخصیت کی دیوانی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ وہ لڑکی کتنی خوش قسمت ہوگی جس سے ہی شادی کریں گے۔ ہائے آپا، جب جدی سے میری شادی ہوئی اور مجھے پتہ لگا کہ آپ جدی کی کزن ہیں تو مجھے تو بڑا ہی رشک آیا۔ آپ نے کتنا حوصلہ کر کے ان سے شادی کی۔ کون جانے کون خوش قسمت ہے رخشندہ بی بی، اس نے کہا تھا۔ اس پر وہ کتنی دیر حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ وہ گھبرا کر باہر نکل آئی۔ کوریڈور میں آغا جان کی تصویر اس کے سامنے تھی۔ خدا نے مجھے آپ کے سامنے اس شرمندگی سے بچانا تھا آغا جان، شاید اسی لیے آپ کو اپنے پاس ہی بلا لیا۔ وہ تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سوچتی رہی۔ ڈائننگ روم سے جدی کی آواز آ رہی تھی، ہو بہو آغا جان کی آواز۔ وہ چونک گئی اور ادھر آ گئی۔ کیسی ہو، اکیلی آئیں؟ جدی نے اسے دیکھ کر کہا۔ اس نے شاید ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا۔ وہ اسے غور سے دیکھ کر سوچتی رہی۔ آئیں نا آپا، چائے پی لیں۔ ارے علی، پھپھو سے ملے ہو؟ رخشندہ نے اپنے بیٹے کو آواز دی۔ جدی نے اپنے بیٹے کا نام آغا جان کے نام پر رکھا تھا۔ جدی نے علی کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ مانی، اس کے دل سے آواز آئی۔ وہ بالکل مانی کا ہم عمر تھا۔ کیا کر رہا ہوگا مانی؟ مجھے یاد کر رہا ہوگا۔ اور ردا؟ اس کا دل ہولنے لگا۔ اسے اپنے گھر لے آیا ہو شاید آج ہی۔ اس خیال نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اس نے گھبرا کر علی سے باتیں شروع کر دیں، جیسے وہ مانی سے کیا کرتی تھی۔ رات تک رخشندہ اس سے باتیں کرتی رہی۔ رات کو آپا بیگم اس کے پاس آئیں۔ مومو، بچے تمہارے بغیر پریشان نہ ہوں گے؟ نہیں آپا بیگم، بے جی سنبھال لیتی ہے، وہ بہت مانوس ہے ان سے۔ بہت اچھی ہیں تمہاری ساس، تمہارے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں۔ آپا بیگم بے جی کی تعریف کرنے لگیں۔ ایک وہی تو تھیں میری غم خار۔ پھر آپا بیگم آغا جان کی باتیں کرنے لگیں۔ ایک دفعہ اس نے کہا، آپا بیگم، اگر میرے مرنے کے بعد مومو آئے تو اس سے کہنا کہ میں نے معاف کر دیا تھا اسے۔ اس سے یہ بھی کہنا، اس کی ماں کے کچھ زیورات میرے پاس ابھی محفوظ ہیں، وہ میری الماری کے سیف میں پڑے ہیں، وہ آئے تو اس سے کہے وہاں سے لے لے۔ میں نے آدھی زمین اس کے نام کر دی ہے، اس سے کہیے گا کاغذات دیکھ لے۔ آپا بیگم بتا رہی تھی، مریم اسکول سے آئے تو اس سے کہیے گا آپا بیگم دودھ ضرور پی لے۔ اس سے کہیے گا کھانا وقت پر کھا لے۔ میں نے اس کے لیے کیڈبریز کے چاکلیٹ منگوائے ہیں، میری الماری میں پڑے ہیں، اس سے کہیے گا وہاں سے لے لے۔ برسوں پہلے کی آواز باز گشت بن کر اس کے ارد گرد پھیل گئی۔ جب آغا جان کہیں باہر جاتے ہوئے آپا بیگم کو اس کے متعلق ہدایات دے جاتے تھے، ہائے رے میرے باپ، وہ بری طرح رونے لگی۔ صبر کرو مومو، شاید یہ سب یوں ہی ہونا تھا۔ اس تمام عمر افسوس رہا کہ اس نے تمہیں اپنی شفقت سے محروم کر دیا۔ وہ کہا کرتا تھا، آپا بیگم، بیٹیوں کے سر پر ماں باپ کا ہاتھ ہونا چاہیے، جب ہی اگلے بھی قدر کرتے ہیں۔ میں نے مومو کو اس قدر سے محروم کر دیا، پھر بھی وہ خوش ہے۔ وقت نے مجھے بتا دیا کہ اس نے اپنے لیے صحیح فیصلہ کیا تھا۔ وہ اور بھی بلکنے لگی۔ شکر ہے آغا جان، آپ نے اس صحیح فیصلے کا انجام نہیں دیکھا۔ وہ روتے روتے پست ہونے لگی اور پھر اسے نیند میں آ لیا۔ آپا بیگم بتی بند کر کے باہر نکل گئیں۔ صبح ناشتے پر وہ اکیلی بیٹھی تھی جب جدی نے اخبار اس کے سامنے لا پھینکا۔ ادبی ایڈیشن پر سب سے نمایاں خبر احمد کمال اور سعیدہ حسن کی شادی کی تھی۔ وہ چپ چاپ لفظوں کو گھورتی رہی۔ بہت خوش ہو اپنی قدر کروا کر۔ جدی نے خاموشی توڑی، وہ پھر بھی چپ رہی۔ اکثر آئیڈیلز ایسے ہی نکلتے ہیں، مگر میری سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس نے ایسا کیوں کیا اب اس عمر میں آ کر۔ عشق عمر نہیں دیکھتا۔ کمال کی آواز کہیں سے آئی، اور تم اسے چھوڑ کر آ گئی بغیر کچھ کہے سنے۔ ایک دفعہ پھر اسے فتح ہوئی۔ جدی کہے جا رہا تھا، اب یہاں کرنے آئی ہیں آپ مسز مریم کمال۔ جدی کا لہجہ تیز ہو رہا تھا۔ کیا کرنے آئی ہو مسز مریم کمال؟ بس کرو، میرا اعصاب پہلے ہی جواب دے چکے ہیں، اس نے آہستگی سے کہا۔ میں شاید ایک اور غلطی کر گئی ہوں، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں بھول گئی تھی۔ اس قیمتی پناہ گاہ کو میں نے برسوں پہلے خود اپنے ہاتھوں سے گنوا دیا تھا۔
اب اگر تم لوگوں نے مجھے معاف بھی کر دیا ہے تب بھی میرا کوئی حق نہیں اس گھر پر. میں چلی جاؤں گی جدی، تم فکر نہیں کرو. تم کہاں جاؤ گی بیٹیا؟ کہیں نہیں جاؤ گی، یہیں رہو گی. یہ تمہارا گھر ہے، اس کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں. یہ جدی تو احمق ہے. آپا بیگم اس کے پاس آ گئیں. تم نے یہ نہیں سوچا جدی کہ وہ کل سے آئی ہوئی ہے اور صرف ہماری پریشانی کے خیال سے اس نے اپنا دکھ نہیں کھولا. کل سے چپ بیٹھی ہے. عجیب شخص ہو، بجائے اسے حوصلہ دینے کے اس کے سر پر ہاتھ رکھنے کے اسے لتاڑ رہے ہو. مجھے تم سے توقع نہیں تھی بیٹا. وہ کمرے سے نکل گیا. بہت ہی بے فیض نکلا. اتنے سالوں میں تمہاری قدر نہ آئی. اسے تمہارا نہ صحیح بچوں کا ہی سوچنا تھا. وہ معصوم نہ جانے کتنا تڑپ رہے ہوں گے تمہارے بغیر. تم انہیں کیوں چھوڑا مومو؟ ان کو مجھ سے زیادہ باپ کی ضرورت تھی، سوشل سیکیورٹی کے لیے. آپا بیگم، ماؤں کے بغیر تو پھر بھی گزارا ہو سکتا ہے، باپ تو نام دیتا ہے اولاد کو. اس نے اخبار سامنے سے ہٹاتے ہوئے کہا. آپا کتنے برے نکلے احمد کمال. اور یہ سعیدہ حسن، شروع ہی سے زہر لگتی ہے مجھے. چڑیل، دل چاہتا ہے منہ نوچ لوں اس کا. رخشندہ حسب عادت تیز تیز بول رہی تھی. وہ تو میرا سب کچھ نوچ کے لے گئی رخشندہ، ہم اس کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی. بیٹا، اپنے گھر فون کر کے اپنی ساس سے بچوں کے بارے میں تو پوچھ لو. اس نے اٹھ کر نمبر گھمائے. 3 بار بیل بجی اور پھر ایک نامانوس چیختی سی آواز. اس کا سانس رک گیا. اس نے ریسیور پٹک دیا. تو تم لے ہی آئی اسے احمد کمال میرے پاکیزہ گھر کو پلید کرنے کے لیے. اسے پھر ڈپریشن ہونے لگا. کیا پتہ لگا؟ آپا بیگم نے پوچھا. سب کچھ پتہ چل گیا. اس نے شکست خوردہ آواز میں کہا. بیٹا تم جو بھی فیصلہ کرو سوچ سمجھ کر کرنا، اپنے بچوں کا سوچ کر. آپ ٹھیک کہتی ہیں آپا بیگم، لیکن اس عورت کے ہوتے ہوئے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہاں جانے کا، اور کمال کے پاس دوبارہ جانے کا تصور. اس نے میری انسلٹ کی آپا بیگم. آپ کیا جانیں؟ وہ سر جھٹک دیتی. حسن نے اپنا گھر بیٹے کے نام کر دیا تھا اور بیٹا ماں کا وجود برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا. اسی لیے کمال بھائی اسے اپنے گھر لے آئے. ویسے مجھے یہ شادی زیادہ دیر چلتی نہیں لگتی. زاہد رانا کی بیوی سے ملنے آئی، اس نے بتایا. میں نے سنا ہے کہ دبے دبے جھگڑے ہونے لگے ان کے درمیان. اس روز ایک فنکشن میں دونوں کی تو میں ہو گئی. اس نے مزید بتایا. آپ کیوں نہیں کہتی کمال بھائی کے دوستوں سے کوئی مصالحت وغیرہ کروا دیں؟ مصالحت کی تو نوبت ہی نہیں آ سکتی. میں چاہوں تو خود سے مصالحت کر لوں، لیکن یہ ناممکن ہے، قطعی ناممکن. آپ کے بچوں نے بھی آپ کی بیجی کو کافی پریشان کیا ہوا ہے، خاص طور سے ردا نے. اس روز میں دیکھنے گئی تو چلا چلا کر رو رہی تھی. اس کا دل تڑپ گیا. اس نے مسز زاہد رانا کے جانے کے بعد ایک دفعہ پھر نمبر ملایا. بیجی کی آواز آئی. آپ کیسی ہیں بیجی؟ بچے کیسے ہیں؟ یہاں تو گھمسان کا رن پڑا ہے مریم، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. ہر چیز بے ترتیب، ہر کام بے ڈھنگا. کمال علیحدہ حیران ہے، بچے الگ پریشان، اور وہ حرافہ سارا دن فون کی گھنٹی اس کے لیے بجتی رہتی ہے. سارا دن لوگ آئے بیٹھے رہتے ہیں اور وہ مہارانی بنی بیٹھی اپنے ارشادات فرماتی رہتی ہے. مریم تم سوچو، مریم واپس آ جاؤ. ردا کیسی ہے بیجی؟ اسے کبھی میرے پاس لائیے نا. اس نے سب کچھ سننے کے بعد مضبوط لہجے میں کہا. ہاں، ارے ہاں بیٹی، لاؤں گی کبھی. ذرا مجھے ہوش تو آ لے. مجھ سے پوچھتی ہے کہ اماں کہاں ہیں. میں کہتی ہوں ضروری کام سے گئی ہیں، تمہارے لیے ڈھیروں چیزیں لے کر آئیں گی. اور مانی؟ وہ بھی اچھا ہے بیٹا، اور وہ دانی مصروف رہتے ہیں اس لیے زیادہ احساس نہیں ہوتا. انہوں نے کہا اور پیچھے سے تیز چلاتی آواز آنے لگی تھی. اچھا بیجی، خدا حافظ. اس نے فون بند کر دیا. یہ آواز اس کے سینے پر برچھیاں چلا دیتی تھی. ایک روز ادبی ایڈیشن میں احمد اور سعیدہ کا انٹرویو چھپا. آپ نے احمد کمال سے شادی کیوں کی جبکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے؟ کمال کی پہلی بیوی اس کی جسمانی ضرورت تھی، میں اس کی ذہنی ضرورت ہوں. اس کو میری کمی ساری عمر محسوس ہوتی رہی، اسی لیے میں نے اس سے شادی کر لی. اپنے بارے میں یہ بات پڑھ کر احساس تذلیل سے اس کا سارا جسم کانپنے لگا. میں آج کل جو لکھتا ہوں اس پر سعیدہ کی ذہنی رفاقت کا بہت ہی اثر ہے. میں سعیدہ کا بہت ہی ممنون ہوں، احمد نے کہا تھا، اور نیچے اس کی ایک تازہ نظم تھی. اگلے روز بیجی اکیلی آئیں. آپ مانی اور ردا کو نہیں لائیں؟ دانی کو لے آتی. اس نے بے قراری سے کہا. میں لانا چاہتی تھی بیٹا، مگر دانی نے نہیں لانے دیا. کہنے لگا کہ بیجی یا تو امی واپس آ جائیں یا پھر ہمیں بالکل چھوڑ دیں. آپ اسے ملوانے لے جائیں گی. جب یہ واپس آئیں گے تو انہیں دوبارہ سے سنبھالنا مشکل ہو جائے گا. انہیں رہنے دیں. پھر بیٹا میں نے بھی سوچا وہ ٹھیک ہی کہتا ہے. اور دانی؟ اس نے گہرا سانس لیا. اپنی عمر سے بھی بڑی باتیں کرنے والے. میں تو خود تنگ آ چکی ہوں بیٹا. اس عورت نے اس گھر کو جہنم بنا دیا. جس کا منہ اٹھتا ہے نہ وقت دیکھتا ہے نہ موقع، سیدھا چلا آتا ہے. کہتی ہے میں ان سب کا خیال رکھتی ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، مجھ سے مشورہ لینے آتے ہیں. اور کمال کبھی تو سخت غصے میں آ جاتا ہے، کبھی اس کے آگے پیچھے پھرنے لگتا ہے.
एक रोज़ कहने लगा, बेजी ऐसा लगता है जैसे कोई कीमती चीज़ गुम हो गई है। मैंने कहा, बेटा मान लो कि वो कीमती चीज़ मरियम है। तो मुझे देखता ही रह गया। बेटा वापस आ जाओ, वो बार बार यही जुमला कही जा रही थी। कैसे बेजी, मैं कैसे वापस आऊँ? जब मैं सोचती हूँ कि मेरे मेहनती से सजाए बनाए घर में वो लुटेरन आ बैठी है तो मेरा सांस रुकने लगता है। मैंने बेजी अहमद के लिए बहुत कुछ छोड़ा, बड़े नुकसान किए। मैंने बड़े दावे से इसके साथ शादी की थी, मगर इसने क्या किया? सारी उम्र इसका मेरे साथ ऐसा ही बर्ताव रहा जैसे इसने मेरे साथ शादी करके मुझ पर एहसान किया हो। और वो बुलंद, बहुत बुलंद आसमान पर बैठा रहा और मुस्कुराता रहा। और मैं इसे पूछती रही, मैंने कभी गिला नहीं किया, कोई शिकवा नहीं, मगर बेजी अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता कि वो औरत ये कहे कि मैं अहमद की सिर्फ जिस्मानी ज़रूरत थी और अहमद चुप रहे, फिर भी मैं इसके पास इस घर में चली जाऊं। मेरी अपनी भी एक शख्सियत है, मेरी अपनी नज़र में इसे, मुझे इसे भी बरकरार रखना है। तुम ठीक कहती हो बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। मैं मुतमईन हूँ बेजी कि बच्चों के सर पर आप हैं। जब वो बाशऊर हो जाएंगे तो खुद ही फैसला भी कर लेंगे अपने लिए। जैसे दानी ने कहा, वो जलील औरत तो बच्चों के शोर मचाने पर भी झगड़ती है, कहती है मैंने लिखना होता है। बच्चे सारा दिन सहमे रहते हैं। पहले तो दानी संभाल लेता है मेरे साथ, अब इसका रिज़ल्ट आ गया, अब इसने भी कॉलेज में दाखिला लेना है, वो मसरूफ़ हो जाएगा। दानी का रिज़ल्ट आ गया, वो पास भी हो गया, अब वो कॉलेज में दाखिला लेगा। इसे कितनी खुशी हुई थी। दानी कामयाबी पर कामयाबी हासिल करता जाता था। अब इसने एक संगे मील अबूर कर लिया था और वो इसे सीने से भी नहीं लगा सकती थी। दिन पर दिन और महीनों पर महीने गुजर गए। आपा बेगम और बेजी ने कई बार इसे समझाया। फिर एक दिन इसे बेजी ने फ़ोन किया। रात वो चली गई बेटा। इन दोनों में सख्त झगड़ा हुआ। मानी की तबीयत ठीक नहीं थी और वो मुसलसल रोए जा रहा था। बस इस पर भड़क उठी। कमाल ने इसको समझाया मगर यही कहे जा रही थी, तुम्हारे बच्चे बहुत बदतमीज़ हैं, बहुत बिगड़े हुए हैं, मैं इनसे तंग आ चुकी हूँ, इन्हें इनकी माँ के पास भेजो। कमाल ने कहा कि ये अपने घर में, यहाँ से नहीं जाएंगे। तो कहने लगी, बेहतर है कि मैं ही चली जाती हूँ। अपना सामान उठाया और चली गई। मानी की तबीयत बिगड़ी हुई थी, कमाल ने भी नहीं रोका। अब आज सुबह गया, देखो क्या होता है। क्या हुआ मानी को? इसने कुछ और नहीं सुना। कल से सख्त बुखार है बेटा, तुम्हें बहुत याद कर रहा है। इस वक्त तो दवाई के असर में सो रहा है। अब तो बुखार नहीं है, वो बेचैन हो रही थी। अब पहले से बेहतर है, दुआ करो बेटा। सारा दिन वो बेचैनी की हालत में रही। शाम को वो लाउंज में जद्दी के बच्चों को होमवर्क कराने की कोशिश कर रही थी कि जद्दी के साथ कोई अंदर आ गया। उसने सर उठाकर देखा, वो दानी था। दानी! इसने उठकर इसे सीने से लगा लिया और बेतहाशा चूम लिया। अम्मी! वो इसके कदमों में बैठ गया। अम्मी अब बहुत हो चुकी, मैं और बेजी थक चुके हैं। मानी की तबीयत बहुत ख़राब है और वो आपको मुसलसल याद कर रहा है। अम्मी प्लीज़ चली चलिए, खुदा के वास्ते। वो चुप रही। अम्मी, रिदा ने भी मुझसे वादा किया कि अम्मी को एक बार ज़रूर लेकर आना है। तुम जानते हो बेटा, मैं नहीं जा सकती। क्यों अम्मी, क्यों? अब तो वो वजह भी हमारे घर से जा चुकी है जिसकी खातिर आप चली आई थी। उन्होंने बाबा के साथ वापस आने से इनकार कर दिया। अम्मी, बाबा भी बहुत शर्मिंदा है। मैंने उनसे कहा कि अम्मी को ले आएं मानी की खातिर, तो कहने लगे तुम्हारी अम्मी ज़िद में आ गई हैं, अपने आगा जान की तरह अना की शिकार हो गई हैं, अपनी औलाद का भी नहीं सोचेंगी। अम्मी, क्या वाकई अपने आगा जान की तरह? इसने सर उठाया। नहीं। इसे करंट लगा। नहीं बेटा, ये बात नहीं है, ये तो बात ही कुछ और है। छोड़ें अम्मी, इस बात को छोड़ दें प्लीज़, हमारी खातिर। इसने झुंझला कर कहा। नहीं बेटा, ये मुझसे नहीं हो सकता। तो मुझे मानने के मुतालिक बताते रहो, इसे समझाओ, प्यार से बहलाओ, वो मान जाएगा। अब तो वो समझदार है। तो आप नहीं आएंगी? वो मायूस हो गया। मैंने कहा था ना कि तुम नहीं जानते मेरी जान। इसने अपने आंसू रोक लिए। ठीक है अम्मी, शायद मैं वाकई नहीं जानता। वो उठ गया और वो इसे बाहर जाते देखती रही। जद्दी इसे गौर से देख रहा था। इसने सर झुका लिया। दूसरे दिन इसने फ़ोन किया। वो दवाई नहीं पीता बेटा, आज कमाल इसको हॉस्पिटल ले गया। इसने वहाँ वो चीखम दहाड़ मचाई, मजबूरन इसे वापस ले आया। क्या वाकई मैं अपने बच्चों को अपनी अना की भेंट चढ़ा रही हूँ? इसने फ़ोन बंद करके सोचा। तीसरे पहर वो बाहर बरामदे में बैठी थी। कोई इसके करीब आकर खड़ा हो गया। मरियम! वो जानदार खूबसूरत आवाज़। वो चौंक गई। मरियम, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ मरियम, मुझे माफ़ कर दो मरियम। मैं बहुत कमीना हूँ, बहुत जलील। मैं कदर शनास नहीं था, तुम्हें पहचान ना सका, तुम्हें जान ना सका। बगैर तमहीद के इसके कदमों में बैठकर बोला, मरियम मुझे गालियाँ दो, मुझे मारो, मुझ पर लानत भेजो। वो अनापरस्त और ख़ुद पसंद बुलंदो बाला शख्स इसके पाँव पकड़ रहा था, इसके आगे हाथ जोड़ रहा था, गिरियाजारी कर रहा था। मरियम, अल्लाह ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने हमेशा ख़ुद को तुमसे बड़ा जाना, मगर अब मुझ पर हकीकत खुली मरियम कि तुम कितनी अजीम थी। मुझे माफ़ कर दो मरियम, मुझे सज़ा मत दो।
तुम तो मरियम हो, पाकीज़ा मुकद्दस, मेरी तुम तक पहुँच कहाँ, तुम तो बहुत फ़राक दे लो, मेरे लिए एक दफ़ा फिर वुसअत पैदा कर लो। इसने इसके घुटनों पर सर रख दिया। न गुले नगमा हूँ न पर्दा साज, मैं हूँ अपनी शिकस्त की आवाज़। इसकी बरसों पहले की आवाज़ मरियम के कानों में गूंजी। कल मेरा बाप तुम्हें अपनी शिकस्त की आवाज़ नज़र आता था, आज तुम अपनी औलाद की खातिर शिकस्त की आवाज़ बन गए। इसने सोचा, मानी बहुत बीमार है मरियम, मेरे लिए ना सही, इसके लिए सही। मरियम एक बार चलो, वो घर तुम्हारा मुंतज़िर है। इसने फिर इसके पाँव पकड़ लिए। उठा दो अपना सर अहमद कमाल, तुम नाकाबिले शिकस्त थे। नाकाबिले शिकस्त लोगों का झुका हुआ सर अच्छा नहीं लगता, इसके दिल ने कहा। इसने आहिस्तगी से पाँव छुड़ा लिया और उठकर खिड़की के पास चली गई। जो दिल बहुत पहले आपके तसव्वुर से आबाद था, इसे तो आपने खुद मस्मार किया। अब इस शिकस्ता दिल इंसान के पास क्या लेने आए हैं? मानी को अपनी मोहब्बत से नवाजें, अपने खूबसूरत अल्फाज से बहलाएं। आपके पास तो बहुत वसी ज़ख़ीरा है, संभल जाएगा। मैं आपके साथ नहीं जा सकती, मिस आग लगे चमन की दोबारा आप यारी नहीं कर सकती। मैंने बड़ी मेहनतों से इसे आबाद किया था, जिसे आपने अपनी पुराने कमिटमेंट की खातिर नज़र ही कर दिया, आग में झोंक दिया। अब मुझ में हिम्मत नहीं। इसने सुकून से कहा। कमाल का झुका हुआ सर देखकर इससे खुशी सी महसूस हो रही थी। तो तुम नहीं चलोगी, मुझे एक मौका नहीं दोगी उम्र भर के गुनाहों की तलाफी का? मेरे सब्र को मजीद मत आजमाए अहमद कमाल। इसका लहजा सख्त हो गया। वो चला गया सर झुकाए हुए। वो इसे दूर जाता देखती रही। एक बार तुमने हम सबको अपने खुदगर्जाना फैसले का शिकार बनाया था, अब अपनी औलाद को बना रही हो। जद्दी इसके पीछे आकर खड़ा हो गया। कैसी औरत हो मरियम, अपने बाप को जहन्नुम की आग में धकेल गई और अब अपने बच्चों को भी जहन्नुम की आग में धकेल रही हो। मुझे तो तुम्हारे औरत होने पर भी शक है। उसका दिल कांप गया। शुक्र क्यों नहीं करती, क्योंकि वो खुद तुम्हारे पास आया। इसे अपने गलती का एहसास हो गया। अब इसे तड़पा कर, रुला कर, जलील करके क्या एहसास दिलाना चाहती हो? यही ना कि तुम बहुत अहम थी इसके लिए। तो मरियम कमाल, ये तो वो तस्लीम कर ही चुका है। ना कर चुका होता तो कैसे आता तुम्हारे पास? वो जहर उगल रहा था। तुम्हें यह एहसास भी नहीं हो रहा कि तुम्हारा बच्चा बीमार है, इसे खुदा न खास्ता कुछ हो भी सकता है। फिर रक्स करना तुम अपनी फतह पर। जद्दी प्लीज़। वो तड़प उठी। तुम औरत नहीं, नागिन हो मरियम, हर एक को काट कर इसकी रग रग में जहर फैला देने वाली। मुझे नफरत है तुम जैसी औरतों से, जो ज़रा सी कुर्बानी देना नहीं जानती। इससे कहती हो कि तुमने इसके लिए अपने घर बार, अपने बाप की शफकत की कुर्बानी दी। ये तुमने इसके लिए नहीं किया। इसने सर हिला दिया। ये भी तुम्हारी अपनी गर्ज थी। वो तुम्हारी ख्वाहिश बन चुका था। तुमने अपनी ख्वाहिश की खातिर कुर्बानी दी। इसका एहसान इसे क्यों जिताती हो और अब फिर खुद गर्ज बन रही हो? इसे जलाने तड़पाने की खातिर अपनी औलाद को भेंट चढ़ा रही हो। वो मज़ीद कुछ कहता, लेकिन बाहर से रक्षंदा की आवाज़ आई। वो बाहर निकल गया। सारी रात इसे जद्दी की बातें तड़पाती रहीं। सुबह वो दिल की बेचैनी कम करने के लिए बाहर निकल गई। गेट पर ताज़ा अखबार पड़ा था। 6 सितंबर के खसूसी एडिशन में अहमद का मजमून छपा था। ये गाजी, ये तेरे पुरस्कार बंदे। इसने मिनटों में एक एक लफ्ज़ पढ़ लिया। आपा बेगम, मैं अपने घर जा रही हूँ। क्योंकि इसने पढ़ लिया था वही पुराना तर्ज तहरीर, वही अनमोल अल्फाज इसके दिल में मुसर्रत जागने लगी। वो पुराना अहमद कमाल लौट आया था। इसने बैग उठाकर बाहर खड़ी आपा बेगम से कहा और उनका जवाब सुने बगैर गेट से बाहर निकल आई। इसे जल्दी रिक्शा भी मिल गया। घर में गैर मामूली सकूत था। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आ गई। सामने बेजी बैठी थी, किसी ख्याल में गुम। बेजी, मानी कैसा है? मरियम, उनके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। शुक्र है बेटी तुम आ गई, वरना मेरा इरादा था कि आज जाकर तुम्हें ज़बरदस्ती ले आऊँगी। मानी जाग रहा है और चुपचाप लेटा है। वो इसके साथ बच्चों के कमरे में आ गई। अम्मा। तीनों बच्चे चिल्लाए और फिर इसके साथ लिपट गए। मानी को हल्का बुखार था। इसने इसे प्यार किया, दूध का गिलास पिलाया और दवाई खिलाई। वो लेट गया तो फिर बाहर आ गई। बाबा अखबार के ऑफिस गए हैं मजमून देने, अभी आ जाएंगे, वो कह रहा था। वो इससे बातें भी करती जा रही थी, साथ साथ सारे घर में बिखरी चीज़ें समेट रही थी। हमेशा का मामूल, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। वो अपने बेडरूम में गई। साफ़ सुथरा था जैसा वो छोड़ कर गई थी। बेजी इसके पीछे आई। वो हर राफा तो यहाँ सोती ही नहीं थी। कहती थी कि यहाँ से मुझे मरियम की खुशबू आती है। वो बाहर वाले कमरे में ही रहती थी। एक और खुदा का करम, इसने सोचा। धो डालेंगे उसको फिनाइल डालकर, इसने कहा और किचन में आ गई। 10:30 बजे जब अहमद कमाल घर में दाखिल हुआ, गैर मामूली सुकून सा नज़र आया। सारे घर की चीज़ें सिमटी हुई थीं। ना रिदा की रोने की आवाज़ थी, ना ही माननी के मचलने की। वो बेजी की तलाश में किचन में आ गया। आटा मत लो रिदा, ज़ाया होता है। वो इसके सामने खड़ी थी, इसे यकीन नहीं आया। बाबा जान,
रिदा गुनगुनाती उसके करीब आ गई। इसने इसे गोद में उठा लिया। अम्मा आ गई। वो फिर गुनगुनाई, देख रहा हूँ बेटा। वो इसे उठाए उठाए इसके करीब आ गया। अपनी अम्मा से पूछो कैसी हैं। वो ठीक हैं। रिदा उसके बालों से खेल रही थी। अपनी अम्मा से ये भी कहो कि लौट आया हूँ, माफ़ कर दें। वो सुन रही हैं। रिदा नए दौर की बच्ची थी। वल्लाह मरियम, यकीन नहीं आता। वो पुराना अंदाज। 420। इसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। वो हाथ। इसने रिदा को एक बाजू के घेरे में मुंतकिल करते हुए दूसरे हाथ से इसका हाथ पकड़ लिया। वो हाथ घर उजाड़ने वाले थे, ये बनाने वाले। वो एक शराब था जिसे पानी समझकर मैं तमाम उम्र इसके पीछे भागता रहा। ये भी भूल गया कि मेरा घर तो मरियम के पाकीज़ा वजूद से आबाद है। मरियम, मुझे माफ़ करके आई हो ना। समझ में नहीं आता कि तुम्हारी ज़िद किस वजह से टूटी। हम तो मशकूर ही हो गए। लफ्ज़ों के जाल इसके इर्द गिर्द शिकंजा बनाने लगे। इसने इसका हाथ दबा दिया। समझ तो वो भी नहीं पा रही थी कि इसकी ज़िद किस बात ने तोड़ी। अहमद के लौट आने ने, बच्चों ने, इसकी नेक दिली ने, जद्दी के गुस्से ने, या फिर अहमद के लहजे में टोन की तरह बजती शिकस्त की आवाज़ में। ये नावल अपने इख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज़।